नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी शिक्षा पाने वाले और लगभग समान आय अर्जित करने वाले दो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कुछ वर्षों बाद बिल्कुल अलग-अलग क्यों हो जाती है? क्यों एक व्यक्ति धीरे-धीरे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी पैसों की चिंता करता रहता है? क्या अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक पैसा कमाना है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सरकारी अधिकारी सबसे अमीर लोग होते। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साधारण शुरुआत की, लेकिन समय के साथ बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। आखिर दोनों में अंतर क्या है? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। यह किताब निवेश की तकनीकी पुस्तक नहीं है, यह शेयर बाजार की गाइड नहीं है, बल्कि यह पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलने वाली पुस्तक है। लेखक अपने जीवन के दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं। एक उनके वास्तविक पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरे उनके मित्र के पिता थे, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की सोच, जीवन दृष्टि और पैसे को देखने का तरीका बिल्कुल अलग था, और यही अंतर आगे चलकर लेखक के जीवन की दिशा तय करता है। आज के इस वीडियो में हम पूरी किताब को अध्याय दर अध्याय समझेंगे। हम जानेंगे कि लेखक ने प्रत्येक भाग में क्या कहा है, कौन-कौन से उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तक के पहले भाग से। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। किताब की शुरुआत लेखक के बचपन से होती है। लेखक बताते हैं कि बचपन में उनके मन में वही सवाल था जो आज अधिकांश लोगों के मन में होता है, अमीर कैसे बना जाए। एक दिन वे और उनका मित्र माइक अमीर बनने के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोनों ने कुछ पुराने सिक्के इकट्ठे किए और उनसे नए सिक्के बनाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद इसी तरह से धनवान बन सकते हैं। जब यह बात माइक के पिता यानी रिच डैड को पता लग चली, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि अमीरी का संबंध नकली पैसा बनाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझने से है। यहीं से लेखक की आर्थिक शिक्षा शुरू होती है। रिच डैड दोनों बच्चों को अपनी एक दुकान पर काम करने के लिए रखते हैं। लेखक उत्साहित थे कि अब उन्हें अमीर बनने का रहस्य पता चलेगा, लेकिन कुछ सप्ताह तक काम करने के बाद वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। लेखक को लगता है कि उनका शोषण किया जा रहा है। वे गुस्से में रिच डैड के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। यही लेखक को पहला बड़ा पाठ मिलता है। रिच डैड कहते हैं कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इसी मानसिकता में फंसे रहते हैं। वे काम करते हैं, वेतन पाते हैं, खर्च करते हैं, फिर अधिक वेतन के लिए दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। रिच डैड समझाते हैं कि मनुष्य के दो सबसे बड़े आर्थिक शत्रु हैं, डर और लालच। डर इस बात का कि पैसे खत्म हो जाएंगे, और लालच इस बात का कि और अधिक पैसा मिल जाए। यदि दो भावनाएं लोगों को जीवन भर नौकरी के चक्र में बांधे रखती हैं। लेखक इस चक्र को रेट राइस कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक चूहा पहिए के अंदर लगातार दौड़ रहा है। वह पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार बहुत से लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती रहे। यहाँ लेखक का उद्देश्य नौकरी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि वे यह बताना चाहते हैं कि यदि पूरी जिंदगी
केवल वेतन पर निर्भर रहेंगे तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन होगा। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें केवल पैसे कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को समझने पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे के नियम समझ लेता है, वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यही इस पूरी पुस्तक की नींव है। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? पहले अध्याय में लेखक ने बताया था कि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अब दूसरे अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण वित्तीय शिक्षा की कमी है। लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है यह नहीं सिखाते। यही कारण है कि बहुत से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं, किसी व्यक्ति की आय यह तय नहीं करती कि वह अमीर बनेगा या नहीं। वास्तव में उसकी वित्तीय समझ यह तय करती है कि वह अपने पैसे का क्या करेगा। यही लेखक पूरी पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। पहली बार यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन पूरी किताब की नींव इसी विचार पर टिकी हुई है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग लगातार ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें भविष्य में आय दे, जैसे किराए पर दी गई संपत्ति, लाभ देने वाला व्यवसाय, शेयरों से मिलने वाला लाभांश या कोई ऐसा निवेश जो समय के साथ मूल्य बढ़ाए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो केवल खर्च बढ़ाती है। लेखक विशेष रूप से घर और कार का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग अपने घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, लेकिन यदि वह घर लगातार टैक्स, मरम्मत और ऋण की किस्तों के रूप में पैसा खर्च करा रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से वह हमेशा संपत्ति नहीं माना जा सकता। यह विचार विवादास्पद है, लेकिन लेखक का उद्देश्य लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना है। रिच डैड कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी आय बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा देते हैं। नई नौकरी मिली तो बड़ा मोबाइल खरीद लिया, वेतन बढ़ा तो बड़ी कार खरीद ली, आय बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया। परिणाम यह होता है कि आय बढ़ने के बावजूद आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं आता। लेखक इस स्थिति को कैश फ्लो पैटर्न के माध्यम से समझाते हैं। गरीब व्यक्ति की आय सीधे खर्चों में चली जाती है, मध्यम वर्ग की आय पहले देनदारियों में फंसती है और फिर खर्चों में चली जाती है, जबकि अमीर व्यक्ति की आय पहले संपत्तियों में जाती है और फिर वही संपत्तियां भविष्य में नई आय पैदा करती हैं। यही कारण है कि समय के साथ अमीर और अधिक अमीर होते जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो सबसे पहले संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर समझना होगा, क्योंकि धनवान बनने का रास्ता अधिक कमाई से नहीं, बल्कि सही प्रकार की संपत्तियां बनाने से शुरू होती है। अपना काम खुद बनाओ। तीसरा भाग में लेखक कहता है कि जिस ऐसी बात बताते हैं जिसे बहुत से लोग पहली बार सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, अपने काम से मतलब रखो। पहली नज़र में यह वाक्य अजीब लगता है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे अपने काम से ही मतलब रखते हैं, लेकिन लेखक का अर्थ कुछ और है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग वास्तव में अपने काम से नहीं, बल्कि अपने पेशे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सरकारी कर्मचारी है। ये सभी उनके पेशे हैं।
लेकिन उनका वास्तविक व्यवसाय क्या है, यही लेखक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। रिच डैड कहते हैं नौकरी करना गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल वेतन पर निर्भर रह जाता है। यदि किसी दिन नौकरी चली जाए तो उसकी आय भी समाप्त हो जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति को नौकरी के साथ साथ अपनी संपत्तियां भी बनानी चाहिए। वे कहते हैं कि अमीर लोग अपनी आय का उपयोग संपत्तियां खरीदने में करते हैं। धीरे धीरे वे संपत्तियां उनके लिए अतिरिक्त आय पैदा करने लगती हैं। लेखक कई उदाहरण देते हैं, जैसे किराए पर दिया गया मकान, शेयरों का पोर्टफोलियो, छोटा व्यवसाय, रॉयल्टी देने वाली पुस्तक या कोई ऐसा निवेश जो समय के साथ बढ़ता जाए। लेखक बताते हैं कि उनके पुअर डैड जीवन भर नौकरी करते रहे, वे पदोन्नति पाते रहे, वेतन बढ़ता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्तियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर रिच डैड लगातार नई संपत्तियां जोड़ते रहे। समय के साथ उनकी आय का बड़ा हिस्सा उन्हीं संपत्तियों से आने लगा। यही लेखक का एक महत्वपूर्ण अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं कि नौकरी आपको पैसा देती है, लेकिन संपत्ति आपको स्वतंत्रता देती है। नौकरी से मिलने वाली आय को सक्रिय आय कहा जा सकता है, क्योंकि वह आपके काम करने पर निर्भर करती है, जबकि संपत्ति से मिलने वाली आय कई बार आपके लगातार काम किए बिना भी आती रहती है। यही कारण है कि लोग अपना अधिकांश ध्यान संपत्तियां बनाने पर लगाते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि केवल वेतन कमाने से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। आर्थिक स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी संपत्तियां आपके खर्चों से अधिक आय पैदा करने लगती हैं। लेखक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने पेशे के साथ साथ अपना आर्थिक आधार भी तैयार करें। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन संपत्तियां बनाना शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि आज का छोटा निवेश भविष्य की बड़ी स्वतंत्रता बन सकता है। भाग 4 में लेखक करों का इतिहास और कंपनियों की शक्ति पर बात करता है। इस भाग में लेखक एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में सामान्य लोग बहुत कम सोचते हैं: कर यानी टैक्स और वित्तीय व्यवस्था। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में रिच डैड ने उन्हें समझाया था कि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप यह नहीं समझते कि पैसा कहाँ जाता है, कैसे बचता है और कैसे बढ़ता है, तो अधिक कमाई भी आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकती। लेखक बताते हैं कि इतिहास में जब आय कर की शुरुआत हुई थी, तब लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि कर केवल अमीर लोगों पर लगाया जाएगा। लेकिन समय के साथ कर व्यवस्था का दायरा बढ़ता गया और इसका प्रभाव लगभग सभी लोगों पर पड़ने लगा। यही लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। एक कर्मचारी की आय का प्रवाह कुछ इस प्रकार होता है: पहले वह पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स लगता है, फिर बचे हुए पैसे से वह अपने खर्चे पूरे करता है। दूसरी तरफ व्यवसायी और निवेशक वित्तीय नियमों को बेहतर ढंग से समझते हैं। वे अपनी आय और खर्च और निवेश की योजना बनाते हैं। वे समझते हैं कि कानूनी रूप से कौन कौन से खर्च व्यवसायिक खर्च माने जा सकते हैं और कैसे वित्तीय संरचना को व्यवस्थित किया जा सकता है। लेखक का उद्देश्य किसी भी प्रकार की कर चोरी को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि वे यह बताना चाहते हैं कि वित्तीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और वित्तीय ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति एक जैसी आय होने पर भी अलग अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग नियमों को समझने में समय लगाते हैं। वे वित्तीय सलाहकारों, वकीलों और लेखाकारों से सीखते हैं। वे यह समझते हैं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही संरचना और सही निर्णयों से भी बढ़ता है। लेखक के अनुसार बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे वित्तीय शिक्षा को महत्व नहीं देते। वे नौकरी में तो विशेषज्ञ बन जाते हैं,
लेकिन पैसे के नियमों को समझने का प्रयास नहीं करते। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक सफलता केवल अधिक आय से नहीं आती। आर्थिक सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति वित्तीय व्यवस्था पर, कर प्रणाली और धन प्रबंधन की मूल बातें समझे। रिच डैड के अनुसार ज्ञान हमेशा धन से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही ज्ञान भविष्य में धन पैदा कर सकता है। भाग 5 में अमीर लोग कैसे पैसा बनाते हैं, इसके बारे में लेखक बात करता है। इस पुस्तक का यह भाग सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि अवसर सभी लोगों के सामने आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के अवसर ढूंढते हैं, जबकि अधिकांश लोग केवल नौकरी के अवसर ढूंढते हैं। लेखक अपने जीवन में कई अनुभवों का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि कई बार उन्होंने ऐसी संपत्तियां खरीदी जिन्हें दूसरे लोग महत्वहीन समझ रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें बाजार और निवेश की समझ थी, वे उन अवसरों को पहचान पाए। कुछ समय बाद उन्हीं संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया और उन्हें अच्छा लाभ हुआ। यहाँ लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अवसर अक्सर समस्याओं के रूप में छिपे होते हैं। सामान्य व्यक्ति किसी स्थिति में केवल कठिनाई देखता है, लेकिन निवेशक उसी स्थिति में संभावना देखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में आर्थिक समस्या है, तो अधिकांश लोग वहां से दूर भागेंगे। लेकिन कोई अनुभवी निवेशक यह सोच सकता है कि भविष्य में यह क्षेत्र विकसित हो सकता है। यह सोच का अंतर अमीर और सामान्य लोगों में दिखाई देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, साहस भी आवश्यक है। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे डर के कारण कदम नहीं उठाते। उन्हें नुकसान का डर होता है, उन्हें असफलता का डर होता है, उन्हें आलोचना का डर होता है। परिणाम यह होता है कि अवसर उनके सामने से निकल जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि गलतियां करना असफलता नहीं है। वास्तविक असफलता तब होती है जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है। धन सही अवसरों को पहचानने, उनसे सीखने और सही समय पर निर्णय लेने का परिणाम भी है। जितनी अधिक वित्तीय शिक्षा होगी, उतनी अधिक संभावनाएं दिखाई देंगी। सीखने के लिए काम करो, केवल पैसे के लिए नहीं। यह अध्याय विशेष रूप से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग नौकरी चुनते समय केवल वेतन को देखते हैं। यदि एक नौकरी अधिक पैसा दे रही है और दूसरी कम, तो लोग सामान्यतः अधिक वेतन वाली नौकरी चुन लेते हैं। लेकिन रिच डैड का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं कि जीवन के कुछ शुरुआती वर्षों में केवल पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सीखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कौशल भविष्य में पैसा पैदा करते हैं। लेखक अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि एक समय उन्हें लोगों के सामने बोलने और बिक्री करने से डर लगता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसी नौकरी चुनी जिसमें उन्हें बिक्री सीखनी पड़ी। शुरुआत में उन्हें कठिनाई हुई, कई बार असहज महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संचार और बिक्री की कला सीख ली। बाद में यही कौशल उनके व्यावसायिक जीवन में बहुत उपयोगी साबित हुए। रिच डैड कहते हैं कि बहुत से लोग किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है, कोई उत्कृष्ट डॉक्टर बन जाता है, कोई कुशल शिक्षक बन जाता है। लेकिन यदि उन्हें लोगों से बात करना, नेतृत्व करना, टीम बनाना या अवसर पहचानना नहीं आता, तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। लेखक के अनुसार आर्थिक सफलता के लिए कई प्रकार के कौशल आवश्यक हैं, जैसे संचार कौशल, बिक्री कौशल, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन
निवेश की समझ और लोगों के साथ काम करने की कला। रिच डैड बार बार कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक सफल लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो कई कौशलों का संयोजन विकसित कर लेते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नौकरी केवल वेतन पाने का साधन नहीं होनी चाहिए, वह सीखने का माध्यम भी होनी चाहिए। यदि कोई काम आपको महत्वपूर्ण कौशल सिखा रहा है, तो वह भविष्य में आपको उससे कहीं अधिक लाभ दे सकता है, जितना आज उसका वेतन दे रहा है। लेखक अंत में कहते हैं कि गरीब लोग केवल पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सीखने के लिए भी काम करते हैं, और यही सीख आगे चलकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। बाधाओं को पार करना। अब तक लेखक ने हमें बताया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, संपत्तियां कैसे बनाते हैं और वित्तीय शिक्षा क्यों आवश्यक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि वे सिद्धांत इतने सरल हैं, तो हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता। इसी प्रश्न का उत्तर लेखक 7वें भाग में देते हैं। रिच डैड के अनुसार समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या यह है कि लोग अपने मन की कुछ कमजोरियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेखक 5 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख करते हैं। पहली बाधा है डर। अधिकांश लोग निवेश करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि पैसा डूब गया तो क्या होगा, यदि व्यवसाय असफल हो गया तो क्या होगा, यदि नुकसान हो गया तो क्या होगा। यही डर उन्हें कोई कदम उठाने से रोक देता है। दूसरी बाधा है निराशावाद। बहुत से लोग हर अवसर में केवल समस्या देखते हैं। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, वे तुरंत सोचने लगते हैं, इसमें कितना जोखिम है। परिणाम यह होता है कि वे जीवन भर अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखते हैं। तीसरी बाधा है आलस्य। लेखक बताते हैं कि आलस्य केवल बिस्तर पर पड़े रहने का नाम नहीं है। कई बार अत्यधिक व्यस्त रहना भी आलस्य का रूप होता है। कुछ लोग पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने वित्तीय भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय नहीं निकालते। चौथी बाधा है बुरी आदतें। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। यदि व्यक्ति हर महीने बचत करने की आदत डाल ले, तो वर्षों बाद बड़ा अंतर दिखाई देता है। यदि व्यक्ति लगातार अनावश्यक खर्च करता रहे, तो धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती है। पांचवी और अंतिम बाधा है अहंकार। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। यही अहंकार उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन की कमजोरियों से होता है। अब तक पुस्तक ने सिद्धांतों की चर्चा की थी, लेकिन इस भाग में लेखक व्यवहारिक सुझाव देते हैं। लेखक कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा किसी बड़े निवेश से शुरू नहीं होती, यह छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तय करना चाहिए। आप धनवान क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप समय की आज़ादी चाहते हैं? यदि आपका कारण मजबूत होगा, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। इसके बाद लेखक सलाह देते हैं कि सही लोगों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप सीखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच भी विकसित होगी। लेखक लगातार पढ़ने और सीखने पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सफल लोग जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं। वे पुस्तकें पढ़ते हैं,
नए विचार सीखते हैं, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण सलाह लेखक देते हैं, पहले स्वयं को भुगतान करो, अर्थात आय का एक हिस्सा सबसे पहले निवेश और बचत के लिए अलग रखो। जो पैसा बच जाता है उसी से खर्च करो। यह आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। यह सही आदतों और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यह पुस्तक का अंतिम व्यवहारिक अध्याय है। यहाँ लेखक कुछ अतिरिक्त सुझाव देते हैं जो उनके अनुसार आर्थिक सफलता की यात्रा को तेज कर सकते हैं। सबसे पहले वे सलाह देते हैं कि अपने से अधिक अनुभवी लोगों से सीखिए। हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वह उपलब्धि हासिल की है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उनसे सीखना समय और गलतियां दोनों बचा सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि बाजार को समझने की आदत विकसित करें, समाचार पढ़ें, आर्थिक घटनाओं पर ध्यान दें, निवेश और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को समझता है वही अवसरों को पहचान पाता है। इसके अलावा लेखक बड़े सपने देखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे असफल हो जाएंगे। लेकिन इतिहास में हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी सपने के रूप में ही शुरू हुई थी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि केवल ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का उपयोग करना भी आवश्यक है। कार्रवाई के बिना ज्ञान बेकार है। पूरी पुस्तक का अंतिम संदेश। जब हम पूरी पुस्तक को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लेखक बार बार एक ही बात अलग अलग रूपों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि हर व्यक्ति को करोड़पति बनना चाहिए। वे यह भी नहीं कहते कि हर व्यक्ति को नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए। उनका वास्तविक संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। वे नहीं चाहते कि लोग पैसे को समझें, वे चाहते हैं कि लोग पैसे को समझें। वे चाहते हैं कि लोग वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। वे चाहते हैं कि लोग अपनी आय का उपयोग संपत्तियां बनाने में करें। और सबसे महत्वपूर्ण, वे चाहते हैं कि लोग पैसे के बारे में अपनी सोच बदलें। लेखक के अनुसार अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बैंक खाते से नहीं बल्कि मानसिकता में होता है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है, अनुशासित है और दीर्घकालिक सोच रखता है, उसके लिए आर्थिक प्रगति की संभावनाएं कहीं अधिक होती हैं। दोस्तों, यदि इस पूरी पुस्तक को एक वाक्य में समझना हो तो वह वाक्य होगा, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। पूरी पुस्तक हमें सिखाती है कि आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाई से नहीं आती। आर्थिक सफलता सही सोच, वित्तीय शिक्षा, अनुशासन और सही निर्णयों से आती है। लेखक हमें बताते हैं कि संपत्ति और देनदारी में अंतर समझो, संपत्तियां बनाओ, लगातार सीखते रहो, अपने कौशल विकसित करो, अवसरों को पहचानो, डर और आलस्य पर विजय प्राप्त करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं लो। दोस्तों, यदि आपको यह पुस्तक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि रिच डैड पुअर डैड की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।